हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 6 की किताब हमारा इतिहास के अध्याय 1 को पढ़ेंगे। तो अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये जो अध्याय है हम इसमें अपने अतीत के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या चीज़ें थी पहले। तो आइए शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आते होंगे। आप जो चीज़ें आज देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले ये सब चीज़ें थी या नहीं थी तो वो कैसी दिखाई देती थी, लोग कैसे रहते थे, उनका क्या खान पान था, वो कैसे कपड़े पहनते थे। तो ये सभी सवाल जो है आपके दिमाग में आते होंगे। तो इनका जो है कैसे पता लगाएं, तो इस पाठ में हम यही जानेंगे कि अपने अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो उनके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे हम बहुत समय पहले के बारे में जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि जो शिकारी होते थे, पशुपालकों जो पशुओं का पालन करते थे, कृषकों जो कि खेती किया करते थे, शासकों जो राजा थे, व्यापारियों जो व्यापार करते थे, पुरोहितों तो पुरोहित यानी कि जो पंडित थे, शिल्पकार जो वस्तुएं बनाया करते थे, शिल्प का कार्य किया करते थे, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो हम जो है अतीत के समय में यानी कि जो हमारा पिछला समय है उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर जो है पहले देखेंगे कि मानचित्र जो कि पेज नंबर 2 पर है उसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो यहाँ पर पहले हम मानचित्र देख लेते हैं। तो मानचित्र में नर्मदा नदी कहाँ है, तो मानचित्र में जो है नर्मदा नदी यहाँ पर है। यहाँ देखेंगे ये है नर्मदा नदी। अब यहाँ पर है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक जो कि इकट्ठा किया करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि शिकार भी किया करते थे। अब आपको बताना है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पर हैं। तो मानचित्र में आप देख लेंगे किरथर और जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में। इधर पूर्व है और इधर की साइड में कौन सी दिशा है, पश्चिम। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण दिशा है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। कहाँ पर, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर देख लेंगे ये मानचित्र है, इसमें सभी स्थानों को दर्शाया गया है, कौन सी नदी कहाँ से निकली है। तो ये सभी जो है यहाँ पर हैं। ये क्या है, ये है यहाँ पर लक्षद्वीप। नीचे की तरफ कौन सा महासागर है, ये है हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर की तरफ जो है ये हिमालय पर्वत है। यहाँ पर क्या है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय पर्वत है। और यहाँ पर अरब सागर है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो आपको बताना है सिंधु नदी और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सहायक नदियां किसे कहते हैं। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे कि सिंधु की सहायक नदियां
वो हैं जो कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं आगे आकर। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि वहां पर बस गए। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मानचित्र जो है, जिसमें दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका हैं। यानी कि दक्षिण एशिया जो है, जिसमें अब इस समय में वर्तमान में ये सभी देश आते हैं, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। यानी कि ये सभी जो है किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसको? दक्षिण एशिया को। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो आपको जो है ये मानचित्र में देखकर बताना है कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदी जो सोन नदी है वो कहाँ पर है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में कौन सा नाम था? मगध था, जो कि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो है ये बिहार में है, जो कि जब मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, यानी कि उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिलता था। अब यहाँ पर है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी कि यात्राएं जो हैं वो क्यों की जाती हैं। तो आपको जो है फिर से मानचित्र में देखना है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय है, यानी कि ये हमारी प्राकृतिक सीमा है, जिसमें हिमालय पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी। तो इससे जो है भारत की जो है सीमा बंधी है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन, यानी कि आने जाने, ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, यानी कि पत्थर की मूर्तियां बनाने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब जानेंगे हम कि देश का नाम जो है वो कैसे पड़ा, जो देश होते हैं उनके नाम कैसे रखे गए। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। तो इंडस जो है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो आपको जो है अपने एटलस में ईरान, जो कि एक देश है, और यूनान, ये भी एक कंट्री है, तो इसका पता लगाना है एटलस में देखकर। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, क्या हिंदोस तथा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है, कौन सी, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब यहाँ पर है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी कि जो बहुत पुराना समय है उसके बारे में हम कैसे जाने। तो इसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, यानी कि पहले जो लिखते थे वो ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, इन पर लिखा जाता था। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था।
भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो नीचे चित्र में जो है वो भुर्ज के पेड़ की छाल है जिस पर लिखा गया है इसे पांडुलिपि, यानी कि हम इसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये वही मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसे हाथ से लिखा गया है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, यानी कि पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखना। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ हाथ से है निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां यानी कि कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का कैसा जीवन होता था, दवाइयों के बारे में, विज्ञान की बातों के बारे में, सभी प्रकार के विषयों के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि पहले समय में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, यानी कि उन्हें उकेरा गया है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है, यानी कि उन्हें पत्थर में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से उत्कीर्ण कराया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कि उनके बारे में लिखवाया करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अफगानिस्तान के कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, यानी कि यहाँ पर जो है ये दो लिपियों में लिखा गया है। तो अब आप बता सकते हैं कि क्या कठोर सतह पर लेख लिखवाने में से क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तो कठोर सतह पर लेख इसलिए लिखवाया जाता था ताकि ये जल्दी से वहाँ से मिटाया ना जा सके, और इसे करवाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था क्योंकि इसे बहुत समय लगता था इन्हें लिखवाने में। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी कि जो हमारे अतीत की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र हैं जो कि 4700 वर्ष पहले होते थे। यहाँ पर जो है चांदी का ये सिक्का है जिनकी बनावट जो है आज से भिन्न है। पहले इस तरीके की बनावट के चांदी के सिक्के चलते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप से बचे रहते हैं। अब आपको बताना है कि क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो प्राचीन समय की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो ईंट, सीमेंट, इन सभी चीज़ों से बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं।
स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अतीत एक है या फिर बहुत सारे हैं? तो अतीत जो शब्द है वो बहुवचन, यानी कि अतीत जो है हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इसलिए है, इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, यानी कि सभी के लिए अतीत जो है वो अलग अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरीके से रीति रिवाज व्यवहार का पालन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे कि अंडमान द्वीप में लोग जो है अपना भोजन मछलियां पकड़कर, उनका शिकार करके तथा फल फूल को इकट्ठा करके करते हैं। इसके अलग जो है, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे, यानी कि पहले भी ऐसा होता था। इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यानी कि केवल जो शासक हुआ करते थे वो अपनी विजयों के बारे में, जो कार्य किया करते थे उनके बारे में लिखवाया करते थे, और जो आम आदमी था वो ये सब नहीं रखता था। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अब यहाँ पर हम जानेंगे तिथियों के मतलब के बारे में। जो तिथियां होती हैं उनका क्या अर्थ होता है? तो अगर कोई तुमसे तिथि यानी कि दिनांक, तारीख के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह जैसे कि 2000 या फिर इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। तो वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि जो हम डेट बताते हैं, तिथि बताते हैं, वो हम कब से बताते हैं? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व में लिखी जाती हैं, और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इतिहास और तिथि के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में आपने देखा होगा, अंग्रेजी में बीसी लिखा होता है, तो बीसी को हिंदी में कहते हैं ईसवी पूर्व। तो इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं। तो कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा देखते हो, तो इसका इंग्लिश में जो है एडी, यानी कि इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, यानी कि एनो डोमिनी जो है ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, यानी कि एडी एनो डोमिनी, जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे इसका संबंध है। कभी कभी एडी की जगह सीई लिखा होता तथा बीसीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई जो है अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का जो यूज होता है वो बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के जो अधिकतर देश हैं उसमें अब इस कैलेंडर का प्रयोग कॉमन हो गया है। तो भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों यानी कि बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से पहले, वर्तमान से पहले है। तो अब जो है प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका आपको पता लगाना है। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगी। तो अब जो है ये आपका पाठ पूरा होता है। आप जो है इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसमें जो हमारे अतीत के बारे में स्रोत दिए गए हैं, हमें अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो आप जो है इन सबको जो है अच्छे से लर्न करेंगे। तो मिलते हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.